मैं खुशी। आज है 23 नवंबर और आज के इस वीडियो में 23 नवंबर से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बीच 23 नवंबर का कौन सा क्वेश्चंस है। तो पहला है, देश के पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा। पहले खो खो विश्व कप, ये ध्यान में रखना है कि ये पहला खो खो विश्व कप है। इसका मेज़बानी कौन करेगा? तो हमारा इंडिया करेगा और इंडिया की नई दिल्ली में होगा। देखते हैं इसके बारे में आगे। 13 से 19 जनवरी 2025 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, ये कहाँ पे होगा? तो नई दिल्ली में होगा। और पहला खो खो वर्ल्ड कप है जो खेल को वैश्विक ध्यान में लाएगा। पहली बार हो रहा है हमारे यहाँ। देखते हैं कौन कौन करवा रहा है। तो भारतीय ओलंपिक संघ, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी करके इसका आयोजन हो रहा है। इस टीम में कौन है? तो 6 महाद्वीप से 24 टीम शामिल है इसमें, पुरुष और महिला सहित। तो भाग लेने वाले देश कौन कौन से? तो भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, घाना है, केन्या है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित नहीं किया गया है? यहाँ ध्यान रखना है, नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो बारबाडोस है। बारबाडोस से अभी इनको सर्वोच्च सिविल सम्मान नहीं मिला है। देखते हैं इनको कहाँ कहाँ का मिल चुका है। तो अभी हाल ही के दिनों में, जैसे 2-4 दिन पहले ये न्यूज़ में आया था कि फ्रांस का इनको सर्वोच्च सिविल ऑनर मिला है। फिर इजिप्ट का मिला है ऑर्डर ऑफ डिनायल। अगला इनको मिला है पपुआ न्यू गिनी का भी मिल चुका है इनको। फिर फिजी का भी इनको मिल चुका है। आगे देखते हैं तो भूटान से भी इनको मिल चुका है। फिर ऐसे करके इनको टोटल अभी तक 14 कंट्रीज़ है जहाँ से इनको सिविल ऑनर का ये अवार्ड इनको मिल चुका है, सर्वोच्च सिविल का। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इस बार भारत का स्थान 10वां है। इससे पहले सही था, शायद 7 था, इस बार 10 हो गया है, तो 2 अंक गिर गया है। तो भारत ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे गिरने के बावजूद शीर्ष 10 देशों में अपनी स्थिति कायम रखी है। 10 देशों में मतलब ये 10वें स्थान पे है। इस रिपोर्ट में भारत के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा के तेज़ी से अपनाने के लिए सराहनीय प्रयासों को उजागर किया जाता है। इसमें ये इसका पैमाना है कि ये देखा जाता है इसमें। 2025 में 60 से अधिक देशों में 10वां स्थान भारत का है। और देखते हैं कि कुछ हमारी प्रतिबद्धताएं भी है, जैसे कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना। तो एग्ज़ाम में ये पूछ देता है ना, ये जो ईयर रहता है कि कौन से ईयर तक कौन से लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्धारित किया गया है। तो पूछ सकता है कि नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? तो 2070 है। वैसे ही 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का क्या लक्ष्य है? तो ये 2030 है। देखते हैं हम लोग अगला पेज क्या है। तो कुछ इस टाइप से इंडेक्सेज है जिसमें भारत का रैंक क्या है और टॉप पे कौन है, इसको भी हम लोग एक बार क्विक रिविजन की तरह देख लेते हैं। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वो 129 है। टॉप पे कौन है? तो आइसलैंड है टॉप पे। करप्शन इंडेक्स में भारत का 93 नंबर है और टॉप पे कौन है? तो सोमालिया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 116 है और टॉप पे कौन है? तो आइसलैंड है टॉप पे। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 126 पे है और टॉप पे कौन है? तो फिनलैंड है। फिनलैंड, ये हमको लग रहा है कि 9-10 साल से फिनलैंड ही रहता है हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स में, और भारत इस बार क्या है? तो 126 रैंक पे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159 पे है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये बदतर स्थिति है कि 159 पे है। और टॉप पे कौन सा है? नॉर्वे है। ये बार बार हमारे क्या होता है, नेट शट डाउन होता है, इस सब वजह से इनका रैंकिंग बहुत ख़राब है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 में
भारत का रैंक क्या है, तो 105 है। याद रखना, ये जो भी इंडेक्सेस है ना, इसका रैंक, इसमें खास करके भारत का रैंक क्या है ये याद रखना है। टॉप ठीक है, लेकिन भारत का रैंक याद रखना है। हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रीलंका के अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बनी हरिनी अमरसूरिया, ये बनी है श्रीलंका के प्रधानमंत्री। देखते हैं, कैपिटल कोलंबो है। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? तो कोलंबो है। करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रुपया है। क्या है करेंसी? तो श्रीलंकन रुपया है। और ये हरिनी अमरसूरिया जो है, ये 16th नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है वहाँ की, और एज ए फीमेल मतलब वुमेन ये 3rd नंबर के हैं। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ के श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके हैं। राष्ट्रपति जो है वहाँ के अनुराग कुमार दिशानायके हैं, और इन्होंने ही हरिनी अमरसूरिया को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो जितने पुरस्कार वगैरह होते हैं ना, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। या UPPCS हो, PCS हो, BPSC हो, या टीचर, यहाँ तक कि वनडे एग्ज़ाम जैसे रेलवे वगैरह हुआ, इसमें ये पुरस्कार जो है ये फ्रिक्वेंटली पूछता है। तो पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं, सारे पुरस्कार को याद रखना है। वैसे मैं जब भी वीडियोज़ में पुरस्कार आएंगे, मैं पीछे का भी रिवीजन करवाते जाऊँगी, ऐसे मैं करते जाऊँगी। तो आगे देखते हैं कि इनको ये इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको मिला है। तो डेनियल और अली अबू, यानी कि ऑप्शन में बोथ A और B, इन दोनों को मिला है। अब देखते हैं इनके बारे में कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1986 में हुई। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के किसके द्वारा दिया जाता है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस पुरस्कार में क्या रहता है? तो 25 लाख रुपए का एक मौद्रिक पुरस्कार रहता है। तो मशहूर पियानो वादक डेनियल बरेनबोए कौन है ये? तो ये पियानो वादक है। अक्सर ये पूछ देता है ना कि अगर कोई पुरस्कार मिला है तो वो किस क्षेत्र में फेमस है। तो यहाँ पे ये किस क्षेत्र में है? तो मशहूर पियानो वादक है। ये ध्यान में रखना है कि मशहूर पियानो वादक है डेनियल बरेनबोए, और शांति कार्यकर्ता है अली अबू अवाद। इन दोनों को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 ध्यान रखना है, इससे सम्मानित किया गया है इन लोगों को। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के अनुसार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर की अध्यक्षता में इन दोनों लोगों का चयन हुआ है, इस पुरस्कार के लिए किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति 76 रिपब्लिक डे पे भारत के मुख्य अतिथि होंगे? तो 76वें गणतंत्र दिवस पे कौन होंगे भारत के मुख्य अतिथि? तो ये होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। और इनका नाम क्या है? तो प्रबोटो शुबियंतो, इनका नाम है प्रबोटो शुबियंतो, अजीब सा नाम है। और ये क्या है? 4th टाइम्स, मतलब कि ये 4थी बार ऐसा होगा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। अगर ये आए तो, ऐसा भी है कि ये आएंगे, तो ये 4थी बार ऐसा होगा कि ये आए हैं यहाँ पे। किस राज्य के धुरमारो को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। तो ये धुरमारो जो है, ये धुरमारो कहाँ है? तो ये धुरमारो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का एक गांव है धुरमारो, जिसको कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक गाँव है धुरमारो, जिसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम के तहत इनको सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ये कहाँ है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुरमारो गांव कांगेर नदी और समृद्ध जैव विविधता से घिरा हुआ है। ये ध्यान में रखना है। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और ये कौन दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इस संगठन को ध्यान में रखना होगा। जो भी संगठन ऐसे आते जाएंगे, हम लोग उसके बारे में पढ़ते जाएंगे, तो ऐसे याद रखने में थोड़ा आसान होगा बार बार देखने से। तो इसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का? तो 1975 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में मुख्यालय है। और ये क्या, इसका कार्य क्या है? तो सतत और सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये जो संगठन है, इसका कार्य है सतत और सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देना। वो जो हमारे जो भी SDG लक्ष्य है ना, 17 लक्ष्य है, ध्यान में होना चाहिए कि 17 लक्ष्य है।
अगर आप लोग का ऐसा ये होगा, डिमांड होगा, तो उन 17 लक्ष्य को भी मैं किसी एक अलग वीडियो में ऐसे रिवीजन के लिए डाल दूँगी, याद करने के लिए। तो उस 17 लक्ष्य में पहला नहीं, सॉरी, 17 लक्ष्य में एक लक्ष्य ये भी है कि एसडीजी लक्ष्य 8.9 के तहत सतत पर्यटन को बढ़ावा देने पे केंद्रित है। 8.9 लक्ष्य 9 नंबर जो लक्ष्य है तो किसके लिए है, तो सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। और इसी को ध्यान में रख करके ये पुरस्कार ये गांव को सम्मानित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो पूर्वी प्रहार सैन्य अभ्यास भारत चीन सीमा की पहाड़ी इलाकों में होगा। ये असम के डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर के हवाई क्षेत्रों से लेकर भारत चीन सीमा पे अरुणाचल प्रदेश की घाटी की और पहाड़ों तक ये क्षेत्र आयोजित किया। इसमें क्षेत्र में ये पूर्वी प्रहार अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। सुपर टाइफून मान ई, जिसे स्थानीय रूप से पेपीटो भी कहते हैं। चलिए हम लोग इसको पेपीटो ही उच्चारण कर लेते हैं, मान ई। इसका स्थानीय नाम क्या है? तो पेपीटो है। किस देश के उत्तरी क्षेत्र में तबाही मचाई है? तो कौन से देश में है? तो ये फिलीपींस के उत्तरी क्षेत्र में पेपीटो नाम का टाइफून है जो भारी तबाही मचाई है। तो सुपर टाइफून मैन ई, जिसे स्थानीय तौर पे क्या कहा जाता है? स्थानीय तौर पे इसका नाम पेपीटो है। तो फिलीपींस के मुख्य द्वीप ल्यूजोन पे, ये भी ध्यान में रखना है कि फिलीपींस का एक द्वीप है लूजोन, जहाँ पे ये तबाही मचाई है। कौन सा टाइफून है? तो ये पेपीटो टाइफून है, जिसको मैन ई भी कहा जा रहा है। हाल ही में कहाँ पर 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन हुआ? नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन हुआ और ये शायद पहली बार हो रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा कि पहला कोई भी, चाहे वो इंडिया में हो, बिहार में हो, किसी स्टेट में हो, पहला जो न्यूज़ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये पहली बार हुआ है, तो राजगीर में हुआ है, नालंदा के राजगीर में हुआ है और पहली बार हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। बम चक्रवात के बारे में कौन सी बात सही है? देखते हैं। ये चक्रवात तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात होते हैं, ऐसा है इस स्टेटमेंट में। यह शब्द मौसम संबंधी शब्द बम्बोजेनेसिस शब्द से आया हुआ है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक बम चक्रवात ने भारी तबाही मचाई। इस वजह से सड़क दुर्घटना के चलते 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कहाँ पे आया है ये? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में संयुक्त रूप से ये बम चक्रवात तबाही मचा रही है। देखते हैं बम चक्रवात क्या है, बम साइक्लोन क्या है भाई? तो बम चक्रवात एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है। कौन सा चक्रवात है? तो तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है। स्टेटमेंट में ऐसे जैसे दिया हुआ है, फ्रिक्वेंटली देता है। इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। वैसे भी चक्रवात होने के लिए उसका कारक क्या होता है कि निम्न वायुदाब होना चाहिए केंद्र में, तो केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। इसमें खराब मौसम, बर्फीले तूफान लेकर तेज आंधी, बारिश, भारी वर्षा होती है। बम चक्रवात के हाई अलर्ट पे रखा गया क्योंकि ये 2 बार आ चुका है ना। और देखते हैं कि उत्पत्ति का कारण क्या है। ये बम चक्रवात की उत्पत्ति का क्या कारण है? यह तब निर्मित हो सकता है जब ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि से टकराती है। तो चक्रवात के लिए तो ये मुख्य कारक है ना कि ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि से टकराती है। जैसे कि गर्म समुद्री जल के ऊपर की वायु इस तेज़ी से मजबूत होने वाली मौसम प्रणाली का बनाना एक प्रक्रिया है। ये जो हम लोग आगे स्टेटमेंट में देखे थे ना, बम्बोजेनेसिस, उसी को यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि इस तेज़ी से मजबूत होने वाली मौसम प्रणाली का बनना एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग बम्बोजेनेसिस कहते हैं। इसी बम्बोजेनेसिस से बम चक्रवात उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण तब होता है जब एक मध्य अक्षांश चक्रवात तेज़ी से बढ़ता है तथा 24 घंटों में कम से कम 24 मिलीबार की गिरावट आती है, तो इस बम चक्रवात का उत्पत्ति माना जाता है। देखते हैं कि बम चक्रवात और हरिकेन से किस प्रकार भिन्न है। मतलब ये कि जो हरिकेन है इससे बम चक्रवात कैसे अलग है? तो हरिकेन जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनते हैं, पहला यही हो गया, और गर्म समुद्री द्वारा संचालित होते हैं। इस कारण से वे गर्मियों के मौसम में काफ़ी आम होते हैं क्योंकि इस दौरान समुद्री जल गर्म होते हैं। और बम चक्रवात आमतौर पे ठंडे के दौरान में, मतलब ठंडी के मौसम में देखे जा सकते हैं। जैसे कि ये चक्रवात ठंडी और गर्म हवा के मिलन के कारण बनती हैं।
गर्मियों के दौरान आमतौर पर पूरे वातावरण में अधिक ठंडा हवा नहीं होता है। इसका मतलब है कि तब एक बम चक्रवात के उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि बम चक्रवात जो है ये ठंडी मौसम में ज़्यादा आती है, और ये जो हरिकेन है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनता है, तो ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है। समुद्र उस टाइम गर्म होता है, इसलिए ये ठंडा में आता है और ये गर्मी के मौसम में आता है। उष्णकटिबंधीय जल में हरिकेन बनते हैं, जबकि बम चक्रवात उत्तर पश्चिमी अटलांटिक, उत्तर पश्चिम प्रशांत और कभी कभी भूमध्य सागर के ऊपर भी बनते हैं। हरिकेन कहाँ बनता है? तो हरिकेन जो बनता है ये उष्णकटिबंधीय जल में बनता है, जबकि बम चक्रवात जो है ये उत्तर पश्चिमी अटलांटिक, उत्तर पश्चिमी प्रशांत और कभी कभी भूमध्य सागर के ऊपर भी बनते हैं। तो ये जो जैसे बम चक्रवात है, हरिकेन, ये दोनों का मुख्य डिफरेंस हो जाएगा कि ये डिफरेंस है, इस कारण से ये अलग है। तो आज हमारा न्यूज़ इतना ही था। जितने भी पेपर का निचोड़ था उसको हम लोग न्यूज़ के रूप में आज इतना ही था। तो अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, ताकि इससे मुझे भी थोड़ा मतलब एप्रिशिएशन से थोड़ा वीडियो लेकर आने में थोड़ा और अच्छा लगता है कि चलो एप्रिशिएशन मिल रहा है। तो आप लोग ऐसे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।